नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 173 को लेकर। यदि आप भी अपने प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपके प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में भी अच्छे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यदि आप अपने ज्योतिषीय ज्ञान में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको सुनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न ही यहाँ पर सम्मिलित किया गया हो, लेकिन इन प्रश्नों को सुनकर के भी आपके ज्योतिषीय ज्ञान में अभिवृद्धि अवश्य हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यह है सोनिका शर्मा जी, इन्होंने लिखा है कि 6th और 8th का राशि परिवर्तन है और 6th हाउस में चंद्रमा पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है, तो क्या इस कॉम्बिनेशन में एक बीमारी को ठीक करने पर दूसरी बीमारी आ जाती है? एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इसमें आप एक बीमारी को ठीक कर भी लो तो दूसरी नई बीमारी आ जाएगी सामने और आपके साथ ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। इन्होंने कहा है कि 28 की अभी एज है, 5-6 बीमारियों का नाम सुन चुकी हूँ और एपिलिप्सी रिकरेंस का डर लगता है क्योंकि 6th में मून और 8th में मंगल शुक्र हैं। देखिए, आपकी कुंडली की जो प्लैनेटरी पोजीशन आप बता रहे हो ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि जातक के जीवन काल में रोग की स्थिति तो बनी रहेगी। अब संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के रोग और कब कब ये रोग आ रहे हैं और क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि इन परेशानियों से आप कुछ हद तक बच सकें। अगला प्रश्न जो है ये ऋतु कुमार राय जी हैं, इन्होंने लिखा है रावण संहिता में मैंने पढ़ा कि मनोकामना पूर्ण के लिए तुलसी और धतूरा के पौधे को एक गमले में लगा कर के दूध मिश्रित जल से सींचना चाहिए और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर में साफ साफ लिखा है कि विष्णु जी को भूल से भी धतूरा का फूल नहीं चढ़ना चाहिए। इसका पूरा सच क्या है? तुलसी और धतूरे के पौधे को एक गमले में लगा कर, देखिए रावण संहिता में ऐसा कोई तांत्रिक प्रयोग बताया गया है तो वो विशेष साधना के संदर्भ में है, जबकि सामान्य वैष्णव पूजा में भगवान विष्णु को धतूरा का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। सामान्य वैष्णव पूजा में भगवान विष्णु को धतूरा का पुष्प इत्यादि अर्पित नहीं किया जाता है। और क्या लिखा है आपने कि गीता प्रेस गोरखपुर में साफ साफ लिखा है कि हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। वहाँ पर गीता प्रेस के अनुसार भी विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, धतूरा नहीं है। ठीक है, इसलिए सामान्य पूजा में गीता प्रेस में जो पूजन की विधि दी है उसको ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप कोई विशेष तांत्रिक पूजन नहीं कर रहे हैं। और यदि आप कोई विशेष तांत्रिक साधना कर रहे होते तो यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा ना पूछ रहे होते। तो वो तांत्रिक प्रयोग के लिए बताया गया है, उनको ना आजमाएं, सामान्य पूजा ही करें, वही करना उचित होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये एक आईडी है, नाम नहीं दिया इन्होंने, चिप डिज़ाइन ने लिखा है केतु जुपिटर सैटर्न बोथ रेट्रोग्रेड इन 12th हाउस एंड D9। नवमांश कुंडली के 12वें भाव में केतु, गुरु और शनि हैं और गुरु और शनि रेट्रोग्रेड हैं। बोथ लिखा है तो केतु तो वक्री ही होते हैं। तो केतु, गुरु और शनि की युति नवमांश के 12वें भाव में है तो ये असुखद दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करती है और रिलेशनशिप में ब्रेक के बाद में पुनः एक्स पार्टनर की वापसी को या एक्स वाइफ की वापसी को प्रदर्शित करती है। बाकी संपूर्ण अध्ययन तो करना ही होगा कुंडली का। अगला प्रश्न जो है ये तनीश साहू है, इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी नमस्कार, नीलम किस हैंड में धारण करना चाहिए? देखिए, यदि आप मेल हैं तो आपको राइट हैंड में धारण करना चाहिए, यदि आप फीमेल हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप वर्किंग फीमेल हैं तब फिर आपको राइट हैंड में ही जेमस्टोन को धारण करना चाहिए। नॉन वर्किंग फीमेल्स के लिए लेफ्ट हैंड में रत्नों को धारण करने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ में मान्यता यह भी है कि जिन ग्रहों को बल देना है उनको राइट हैंड में धारण करें, जिन ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करना है उनको लेफ्ट हैंड में धारण किया जाता है। तो इस तरह से, लेकिन सामान्यतः यदि आप नीलम पहन रहे हैं तो अपने शनि को बल देने के लिए ही पहन रहे होंगे, और यदि आप पुरुष हैं तो राइट हैंड में पहनिए, और यदि आप वर्किंग फीमेल हैं तो भी आप राइट हैंड में पहनिए। नॉन वर्किंग फीमेल यदि आप हैं तो फिर आप लेफ्ट हैंड में नीलम रत्नों को धारण कर सकते हो। नॉन वर्किंग फीमेल से मेरा मतलब है कि यदि आप पैसा मनी अर्न नहीं कर रहे हो तो। और अगला प्रश्न जो है यह है वृषाली गोसवी, इन्होंने लिखा है कि अगर 7th हाउस में सूर्य हैं, मेष लग्न में, कमज़ोर है सूर्य 4 डिग्री, क्या मैं माणिक्य पहन सकती हूँ? देखिए क्या होता है ना
कि मेष लग्न की कुंडली में पंचम पति सप्तम भाव में गए हैं, तो संतान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीच राशि में है और 4 अंश पर बैठे हुए हैं। माणिक्य पहनना ना पहनना, देखिए माणिक्य अब यदि आपने यहाँ पर पहना, ये आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को ले आएगा, आपके जीवन साथी के स्वभाव को रूखा कर देगा, चिड़चिड़ा कर देगा, गुस्सैल कर देगा, जिद्दी कर देगा, ईगोइस्टिक कर देगा। तो मुझे लगता है कि नहीं पहनना चाहिए आपको। और यदि विवाह नहीं हुआ है और आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पर आपको बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करना है या बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो वहाँ पर माणिक्य पहनना आपके लिए फेवरेबल होता है। लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन आप बता रहे हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप माणिक्य पहने। आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्याष्टकम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन कुछ उपायों को आप कर सकते हैं। और यदि आपको पहनने की ही इच्छा है तो आप रेड टर्मोलिन, लाल टर्मोली का जो ब्रेसलेट होता है या पिंक टर्मोलिन का ब्रेसलेट आप बनवा करके राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। बनवाना क्या है, बना बनाया मिल जाता है, तो संडे के दिन उसको धारण करके देख लीजिए। एकाएक माणिक्य की रॉ एनर्जी अपनी बॉडी में ले लेना कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति को आपके साथ में उत्पन्न कर सकता है। तो ये दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 173 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।